परफेक्ट फैमिली कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 8 में सोयन का बचपन दिखाया जाता है, जिसमें सोयन के पेरेंट्स ने सोयन को स्मगलर के हाथों बेच दिया होता है। सोयन के साथ और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो कि रो रहे होते हैं, लेकिन सोयन नहीं रो रही होती बल्कि परेशान होती है। और जब वो स्मगलर बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे होते हैं, सोयन मौका देखते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो गुंडे सोयन का पीछा करने लगते हैं और एक जगह पर जाकर एक गुंडा सोयन को पकड़ने ही वाला होता है। तो सोयन जैसे ही आगे की तरफ भागती है, उस गुंडे का पाँव फिसलता है, वो छत से ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन में मौजूद गहरे गड्ढे में गिरने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद भी सोयन की ज़िंदगी में काफ़ी सारे हादसात रोनुमा हुए, जैसे कि ऑर्फन हाउस में आग लगकर उसके बालों का जल जाना, सुनही से मिलना, क्योंग हो का मर्डर हो जाना, और अब सुनही के घर में आग लग जाना और सोयन का ट्रैप हो जाना। जब सोयन क्योंग हो से मिली थी तो उसने दिल में सोचा था, सुनही मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नफरत थी, लेकिन जब से मैंने क्योंग हो को देखा है, मेरे दिल में क्योंग हो के लिए फीलिंग पैदा हो गई है। अगर तुम मेरे और क्योंग हो के बीच में ना आओ तो तुमने अब तक जो कुछ भी मेरे साथ किया है, मैं उस हर चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मुझे क्योंग हो चाहिए। क्योंग हो को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों के घर में लगी हुई आग को बुझा दिया होता है और जिन्हों को जो साइड में बैठे होते हैं, और उनको पता चल चुका होता है कि घर में से कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली। सबका शक अभी भी सोयन के ऊपर जा रहा होता है, इसलिए सोयन को वांटेड लिस्ट में डाल दिया होता है और होमिन सुनही को किडनैप कर अपने साथ कहीं पर लेकर जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जिन्हों होमिन को कॉल करता है और बोलता है, मुझे मालूम है ये तुम्हारा काम है। तो होमिन बोलता है, हाँ मेरा ही ये काम है, मैंने ये सब कुछ किया है, इसलिए जितने पैसे मैंने तुम्हें बोला था वो पैसे लेकर आ जाओ। जब तक तुम पैसे लेकर आओगे सुनही मेरे पास महफूज है, और अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी बेटी सुनही की जान खतरे में है। होमिन पलटकर सुनही को देखता है जो कि बेहोश होती है। अगले सीन में होमिन को दिखाया जाता है जो कि बाजार में वॉक कर रहा होता है। फिर उसकी नज़र एक जूतों के शॉप पे पड़ती है। वहाँ से होमिन सुनही के लिए एक जूते का जोड़ा परचेज करता है। सुनही की आंख खुलती है तो वो खुद को एक वीरान बिल्डिंग में पाती है। सुनही जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, होमिन वहाँ पर आ जाता है और शॉपर में से जूते निकालकर सुनही को देखता है और बोलता है, कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? तो सुनही गुस्से में पूछने लगती है, सोयन कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया? होमिन ने जो चाकू के वार डिटेक्टिव सियोंगवो को मारा होता है, उस वजह से सियोंगवो की डेथ हो चुकी होती है। पुलिस के अफसरान डिटेक्टिव सियोंगवो की आखिरी रसूमात अदा कर रहे होते हैं और डिटेक्टिव डोंग जिन बुरी तरीके से जमीन पर गिरकर रोने लगते हैं। डिटेक्टिव डोंग जिन सदमे में पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे होते हैं, तो उसी वक्त वहाँ पर जिन्हों को रेंजो आते हैं और आकर बोलते हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। डिटेक्टिव डोंग जिन उनको एक रेस्टोरेंट ले आते हैं और बोलने लगते हैं, आपको हमारी कैसी मदद चाहिए? सोयन वांटेड लिस्ट में है, जल्द ही वो पकड़ी जाएगी और बता देगी कि सुनही कहाँ पर है। तो जिन्हों बोलते हैं, सोयन असल कसूरवार नहीं है, असल कसूरवार कोई और है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सुनही और सोयन बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन एक शख्स है जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें आपकी मदद चाहिए उसको पकड़ने में। सुनही वही शूज़ पहनकर बैठी होती है और पूछ रही होती है, आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे बता दें क्यों नहीं कि सोयन कहाँ पर है? तो होमिन सुनही के पास आता है और आकर बोलता है, सोयन बिल्कुल महफूज है, लेकिन अगर तुमने कोई भी गलती की तो याद रखना, मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं देता कि सोयन महफूज रहेगी, इससे कोई भी गलत हरकत मत करना। सोयन की हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम पर है। और होमिन सुनही को बोलता है, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताना चाहता हूँ तुम्हारे फोस्टर पेरेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी यह है कि तुम जान लो कि मैं कौन हूँ। मैं और कोई नहीं, तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर। सुनही ये बात सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती। तो होमिन कहता है, तुम्हें ये बात सुनकर शौक में चले जाना चाहिए था। तो सुनही कहती है, मुझे आप पर पहले ही शक था कि आप मेरे पापा हैं, क्योंकि बचपन में ही मैंने अपने बाप को आखिरी बार देखा था और अपने बाप का चेहरा मुझे आज तक अच्छी तरीके से याद है, जो आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो होमिन बोलता है, फिर आगे की कहानी सुनो। जिन्हुक और एंजो के बेटे को और किसी ने नहीं मारा, बल्कि जिन्हुक ने खुद मारा है। इसके अलावा क्योंग हो के घर में आग लगाने वाले भी और कोई नहीं, वही दोनों मियाँ बीवी हैं। तो सुनही कहते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। तो होमिन गुस्से में चीखने लगता है और बोलने लगता है, उन्होंने ही ये किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और फिर होमिन सुनही को अपनी कहानी बताने लगता है और बताता है किस तरीके से जिन्हों ने अपने घर में आग लगाकर अपने बेटे को मार दिया और सारा इल्ज़ाम होमिन पर लगाकर उसको जेल भिजवा दिया। 12 साल ना करदा गुनाहों की सज़ा काटने के बाद होमिन को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होते ही होमिन अपने दोस्त के पास आता है और आकर बोलता है, मुझे अपनी बेटी सुनही से मिलना है, उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। और फिर तुम्हें ढूंढने में मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। मैं जल्द ही तुम्हारे घर के बाहर पहुंच गया था, लेकिन मैं ये देखकर शौक में रह गया कि तुम जिन्हों और एंजो के घर में एज अ फोस्टर चाइल्ड के तौर पर रह रही हो। मैं हर वक्त छुप कर घर के बाहर तुम्हें देखा करता था उन लोगों के साथ, और तुम तीनों को देखकर ऐसा लगता था कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली है। लेकिन मुझे उन दोनों मियाँ बीवी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं सुनही तुमसे बात करने की कोशिश भी करता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने देखा कि तुम अपनी दोस्त सोयन के साथ घर के पास आई हो। सोयन तुमसे कुछ बात कर वहाँ से चली गई और तुम अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद तुम भागते हुए अपने घर से बाहर निकली और सोयन के पीछे जाने लगी, तो मैंने भी तुम्हें फॉलो किया। सोयन क्योंग हो के घर चली गई, तुम क्योंग हो के घर के बाहर खड़े होकर सोयन का वेट करने लगी। मैं भी वहीं पर था, एक तरफ छुपा हुआ, तुमने मुझे नहीं देखा। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद जैसे ही सुनही वहाँ से जाने लगती है, एक एकदम अंदर से चीखने की आवाज़ आती है और सुनही तेजी से भागते हुए क्योंग हो के घर में दाखिल हो जाती है। होमिन बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि अंदर कुछ तो अजीब हो रहा है।
होमिन रात गए तक सुनही का क्योंको के घर के बाहर वेट करता रहता है और फिर वो देखता है सोयन भागते हुए क्योंको के घर से निकलती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रोते हुए सुनही घर से बाहर निकलती है। उसके हाथों पर पैरों पर हर जगह पर खून लगा होता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। होमिन को उस वक्त कन्फर्म हो चुका होता है कि अंदर कुछ तो हुआ है, अंदर या तो लड़ाई हुई है या किसी का मर्डर हुआ है। मैं उसके बाद कहीं नहीं गया और जुनही के घर के बाहर ही खड़ा रहा। फिर मैंने देखा कि तुम्हारी माँ इंजो भागते हुए घर से बाहर निकली है और क्योंको के घर चली जाती है। मैं तुम्हारी माँ को फॉलो करता रहा और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी माँ लाश को अंदर ठिकाने लगाने के लिए गई है। थोड़ी देर के बाद इंजो घर से बाहर निकलकर चली जाती है। मैं भी अंदर जाने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त क्योंको के पेरेंट्स वहाँ पर आ गए और मैं अंदर नहीं जा पाया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा इंजो वापस अपने घर से निकलकर क्योंको के घर में जाती है, कुछ देर अंदर रहती है और फिर वापस भागते हुए घर से निकलती है और अपने घर की तरफ भाग जाती है। मैं जैसे ही क्योंको के घर में एंटर होने लगा तो मैंने देखा क्योंको के घर में आग लग रही है। होमिन चीखने लगता है कि घर में आग लगी है। सुनही शौक में अपने बाप होमिन की तमाम बातें सुन रही होती है। उसके अगले दिन सोयन भागते हुए सुनही के पास आती है और आकर बोलती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम क्योंको के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले लोगी, तो तुम अभी तक क्या क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। इस वक्त सोयन सुनही के रूम में होती है। ठीक उसी वक्त होमिन भी जिन्हू को रियोंजो के साथ होता है। वो बताता है कि रात को जो कुछ भी हो चुका है वो होमिन ने अपनी आंखों से देख लिया है। तो जिन्हू को रियोंजो बजाय घबराने के उसको ही ब्लैकमेल करने लग जाते हैं और बोलने लगते हैं, हमने हर मुमकिन कोशिश की है सुनही को इस इल्ज़ाम से बाहर निकालने की, लेकिन हमें लगता है एक इंसान बच गया है जिसने क्योंको के घर में हुए हर हादसे को देखा है और वो और कोई नहीं सोयुन है। और जिन्हू को सोयुन की बातों की आवाज़ कमरे से बाहर आता सुनकर कंफर्म हो चुका होता है कि सोयुन सुनही के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि क्योंको के घर में आग सुनही ने लगाई है। योन जो होमिन को बोलती है, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन एक आखिरी विटनेस रह गया है सोयुन, उसको रास्ते से हटाना तुम्हारा काम है। होमिन इस बात से मना करता है तो इंजो बोलने लगती है, तुम अभी 12 साल जेल में काट कर बाहर आए, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी भी जेल में जाए और मर्डर का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले? अब तुम्हारे ऊपर है, सोच लो तुम्हें क्या करना है। होमिन बुरी तरीके से घबरा चुका होता है और कोई उसकी बेटी को मर्डर ना बोले वो जिन्हू को रियोंजो की बातों में आ जाता है और सोयुन को फॉलो करने लगता है। और सोयुन जिस शख्स की गाड़ी में बैठ कर गई थी वो गाड़ी जिन्हू की होती है, लेकिन उसका ड्राइव होमिन कर रहा होता है। होमिन सुनही को बोलता है, तुम अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा सच्चा और साबितरा समझती हो, देखो ये है इनकी असलियत, उन्होंने हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया। तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया था? ये नहीं कि उनको तुमसे प्यार था, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी बेटी थी। अगर मीडिया में मैं आकर ये बोल देता कि जिन्हू ने अपने बेटे का मर्डर किया है तो जिन्हू फंस सकता था, इसलिए उन्होंने मेरी बेटी को अडॉप्ट कर लिया। मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने मीडिया के सामने जाकर ये बताया तो वो लोग मेरी बेटी सुनही को मार देंगे। उन्होंने तुम्हें बेटी के तौर पर अडॉप्ट नहीं किया था, उन्होंने तुम्हें एक कैदी के तौर पर अडॉप्ट किया था। यही हकीकत है तुम्हारे फोस्टर पेरेंट्स की। दूसरी तरफ जिन्हू डिटेक्टिव डोंगजिन को बता रहे होते हैं ये सब कुछ क्या दरा होमिन का है। डोंगजिन पूछता है होमिन कौन, तो जिन्हू बताता है वो शख्स जिसने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया और अब उसके बाद उसने सुहिमी को भी किडनैप कर लिया है। अब वो बड़े पैसों की डिमांड कर रहा है, बराह मेहरबानी हमारी बेटी को छुड़वाने में हमारी मदद कीजिए। अब फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। ये सारा ड्रामा स्टार्ट होने से पहले जब सोयुन सुनही की ज़िंदगी में नहीं गई होती, सोयुन अपनी रूममेट के साथ खड़ी होती है तो उसकी रूममेट कहती है, तुम कैसी ज़िंदगी जी रही हो, बिल्कुल बोर, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी ख्वाब नहीं है। तो सोयुन बोलती है, मैं ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मेरा कोई भी मकसद नहीं है। तो उसकी रूममेट बोलने लगती है, अगर तुम ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो और कामयाब होना चाहती हो, तुम्हारी ज़िंदगी में ख्वाबों का होना ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को लेकर आओ। और उसके कुछ दिन के बाद सोयुन रोड पे वॉक कर रही होती है और ठीक सामने से सुनही ह्योंग के साथ वॉक करते हुए आ रही होती है और सोयुन सुनही को देखकर इग्नोर करके आगे चली जाती है। थोड़ी आगे जाकर ठटक कर रुक जाती है और उसके दिमाग में क्लिक हो चुका होता है कि ये लड़की और कोई नहीं, मेरे ऑर्फन हाउस की दोस्त सुनही है। वो तेजी के साथ सुनही के पीछे पीछे जाती है और उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है। उसी वक्त वहाँ पर जिन्हू आ जाते हैं। सुनही अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोयुन मोबाइल फ़ोन पर यूनिफॉर्म के थ्रू चेक करने की कोशिश करती है कि सुनही कौन से स्कूल में पढ़ती है और वो कामयाब हो जाती है ढूंढने में कि सुनही कौन से स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रही है। और उस दिन सोयुन को एक जीने का मकसद, एक ख्वाब मिल गया था।